ओके, तो पिछली क्लास में हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चालू कर दी थी। ओके, तो हमने देखा था कि भी 90% जो मोटर्स यूज़ आ रही हैं अपने डोमेस्टिक में अप्लायंसेस में, वो कौन सी आ रही हैं? इंडक्शन मोटर्स आ रही हैं। ओके, जो दिक्कत थी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के साथ थी वो क्या थी कि इट वाज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ओके, सेल्फ स्टार्ट ने उसको धक्का देना पड़ रहा था। और ये एक्सप्लेनेशन हमने पूरा आपको बताया था, किसके थ्रू बताया था मैंने आपको? डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। कि भाई मैंने माना कि दो फ्लक्सेस थी 5x/2, वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी विद इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से, इस वजह से वो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं थी। तो और ये भी देखा था हमने क्रॉस फील्ड थ्योरी से, अगर मैंने मोटर को एक डायरेक्शन में धक्का दे देता हूँ, है ना, तो मेरी एक्सटर्नल एक तरफ टॉर्क बढ़ती जाएगी, ठीक है, और दूसरी तरफ टॉर्क घटती जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्रॉस फील्ड थ्योरी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, फिर हमने इक्विवेलेंट सर्किट देख लिया था। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई अब हमें देखना है स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो अब सबसे पहले बताइए मुझे कि अपने व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन टू प्रोड्यूस एन आरएमएफ। आरएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताइए? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, धक्का आप हमेशा धक्का थोड़ी देते रहोगे। जैसे पंखा है आपके घर के अंदर, ठीक है, पंखे को चालू करना है तो वो चालू नहीं होगा क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दे रखी है उसके अंदर। तो उसको धक्का आप चालू करने के लिए पहले चेयर लाओगे, उसके ऊपर खड़े होगे और फिर उसको पुश करोगे, फिर वो चलेगा, है ना? ऐसा पॉसिबल थोड़ी हर बार। तो मुझे स्टार्टिंग मेथड्स कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा कि वो अपने आप चालू हो जाए, ठीक है। तो पहला तो एक तरीका ये है कि भाई मेरी जो फ्लक्स थी जो रोटेटिंग नहीं थी, यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटेटिंग नहीं थी, ठीक है। तो अगर मैं इसे रोटेटिंग बना दूं तो, है ना, एक ये तरीका है कि भाई जो मेरी फ्लक्स थी वो रोटेटिंग नहीं थी, मैं उसको रोटेट बना दूं, तो फिर मेरी मोटर चालू हो जाएगी। तो वो उस जो पल्सेटिंग फ्लक्स थी, क्योंकि हम जानते हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई के अंदर पल्सेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, और डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से मैंने मान दिया ये पल्सेटिंग फ्लक्स दो टाइप की होती हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से हम देख चुके हैं। ओके, तो अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन टू प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? बताओ, आपने पढ़ रखा है? एनीवन? सिंगल आपकी जो सप्लाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग आरएमएफ? बताओ, एनीवन भूल गए क्या? टू फेज मिनिमम, वेरी गुड, ये हमने किया था, और थ्री फेज भी। ओके, तो ये अगर टू फेज हो और थ्री फेज और साथ में टू फेज हो तो दो वाइंडिंग होंगी, ठीक है। दो वाइंडिंग होंगी तो दोनों के बीच में एंगल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। और थ्री फेज में आपके तीन वाइंडिंग होंगी और तीनों के बीच में एंगल कितना आना चाहिए? 120 डिग्री। दिस वाज द कंडीशन, है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग द आरएमएफ। तो बट अब घर, आप सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर तो सिंगल फेज सप्लाई आ रही है ना, सिंगल फेज मोटर है और सिंगल फेज है, टू फेज तो है नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिंगल फेज आ रही है उसको क्या करेंगे हम? टू फेज में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एडवांस टेक्निक्स। वो कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के दो तरीके हैं। या फिर स्प्लिट द फेज, फेज को स्प्लिट कर दो, मतलब सिंगल फेज आ रहा था उसको दो फेज में डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। जो जो कि हम यूज करते हैं मोस्टली, स्प्लिट फेज करते हैं। दूसरा तरीका है स्प्लिट द पोल्स। पोल्स मतलब जो फ्लक्स आ रही है उस फ्लक्स को आप तोड़ दो, ठीक है, जो कि हम रेयर यूज करते हैं। तो स्प्लिट दो तरीके हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के, कि भाई सिंगल फेज को हम आपके स्प्लिट करके दो फेज बना दें, ठीक है। वो आसान है तीन फेज बनाने के बजाय। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या टू पोल से मैं आपको प्रूव कर चुका था कि टू पोल टू फेज इंडक्शन मशीन जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो कौन सी थी? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वो तो मैंने बताया था आपको नॉर्मल डेरिवेशन से, है ना, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब मैं इसको टू फेज इंडक्शन प्रिंसिपल को जो मैं बनाना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। ओके, रोटेटिंग का मतलब रोटेट कर रही है। अगर आपको याद होगा तो अगर आरएमएफ प्रोड्यूस होती थी टू फेज के अंदर वो थी 5m,
है ना, और इसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड कम था 5m, और थ्री फेज के अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही थी उसका मैग्नीट्यूड कितना था 1.5 टाइम्स ऑफ 5m। ये हम प्रूव कर चुके हैं सेकंड यूनिट के अंदर। ओके, बट अब मैं आरएमएफ आपको बताना चाहता हूं, यही एक्सप्लेन करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। तो अब मुझे कोई बताएगा कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है? बता सकता है मुझे कोई? कल ही पिछली क्लास में पढ़ाया था, व्हाट इज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी? सिंपल स्टेटमेंट। एनीवन? बताइए भाई, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है? अगर वो ही नहीं पता आपको, मैंने पिछली क्लास में इसमें बताया था आपको, अगर नहीं पता तो फिर आप फिर टू फेज वाला भी समझ में नहीं आएगा आपको। व्हाट इज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी? डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है बताओ? मेरे पास जो फ्लक्स है वो फाइव में एक ही फ्लक्स है, सिंगल फेज है, सही कह रहा हूँ, और वो क्या कैसी है, एक ही डायरेक्शन में आ रही है, पल्सेटिंग, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रही है बस, ऊपर नीचे। तो अब मैं इसको मैंने क्या कर दिया, इस फ्लक्स को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया था, याद करो, ठीक है? यस सर, दो रोटेशन है ना, एक तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका 5m/2 है और इसका 5m/2 है ना। तो जब आपको ऊपर नजर आती है, जब 90 डिग्री पे आता है, तब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाती है? 5m/2 एक ही डायरेक्शन में आती है, तब हमें रिजल्टेंट फ्लक्स कितनी नजर आती है? 5m। और इस वाले डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट में मुझे फ्लक्स नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि इस वाले कंडीशन में एक का डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरा का इस तरफ डायरेक्शन है, इसलिए रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगी? 0। ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी थी, ठीक है? तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैं टू फेज इंडक्शन प्रिंसिपल में क्या होता है मुझे बताओ। आपकी जो मेन वाइंडिंग है, कंस्ट्रक्शन में कैसे करूंगा, जो सिंगल फेज वाइंडिंग है उसको मैं क्या कर रहा हूं, दो वाइंडिंग में तोड़ रहा हूं, ठीक है? सपोज मेरी दो वाइंडिंग है, ये मेरी मेन वाइंडिंग है, दिस इज माई मेन वाइंडिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेन वाइंडिंग करके इसको वाउंड करके एक और पैरेलल पाथ लगा दिया मैंने इसके यहाँ पे, पैरेलल पाथ, ठीक है? दिस इज माय ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो अब मुझे बताओ, इससे कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगी और इससे कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, तो दो फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो मैंने एक सिंगल फेज को दो फेज में तोड़ दिया, है ना, विद द हेल्प ऑफ वाइंडिंग कनेक्शंस, ठीक है? तो अब आपका ये आपके स्लॉट्स है, तो इसमें मैंने क्या किया, और हमेशा मैंने क्या किया, मेन वाइंडिंग को अंदर रखा, मेन वाइंडिंग को हमेशा अंदर रखा, और सपोज ये मेरी रेड कलर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, उसको मैंने बाहर रखा, ओके, हमेशा, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, फेज को स्प्लिट किया है, ये ढंग से रखना, फेज को स्प्लिट किया। फेज स्प्लिट करते मेरी क्या हो गया, एक वाइंडिंग थी पहले सिर्फ मेन वाइंडिंग, उसको मेन वाइंडिंग को मैंने इस तरह से अरेंज किया कि भाई मेरी एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी ऐड कर दी मैंने, तो दो टाइप की वाइंडिंग हो गई, फेजेस को स्प्लिट कर दिया मैंने वाइंडिंग को, ठीक है? अब दो फ्लक्सेस होंगी, ठीक है? अब मुझे बताओ, फॉर प्रोड्यूसिंग आइडियल आरएमएफ, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, बताइए? ये IM है, मेरा IM करंट है, और ये मेरा ऑक्सिलरी करंट है। तो मुझे बताओ, फॉर प्रोड्यूसिंग द आइडियल RMF, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस मेन वाइंडिंग करंट एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, बताइए? एनीवन? 0। नहीं नहीं नहीं, भूल गए यार आप। 90 डिग्री, 90 डिग्री भूल गए आप, भूल गए। हमने जब प्रूव किया था, याद करो, अभी मैंने आपको बताया, जस्ट बताया आपको कि भाई टू फेज सप्लाई थी, टू फेज सप्लाई में दो फेजेस है मेरे, और दोनों फेज के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और थ्री फेज में थ्री फेजेस हैं, तीनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। तो ये तो प्रूव कर चुके थे, आप भूल गए, है ना? तो आइडियल for production of ideal RMF, the phase difference between them is 90 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए, ओके? बट यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आता नहीं है, लेकिन कुछ तो फेज डिफरेंस हो। अगर कुछ भी फेज डिफरेंस हो तो दोनों के बीच में आपका टॉर्क डेवलप हो जाएगी, है ना, और मेरा जो फ्लक्स है वो रोटेट करने लग जाएगी, कम स्पीड से करेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोटेट तो करेगी। नाउ अब हम देखते हैं कि भाई डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, अब मेरी कितनी वाइंडिंग है, मैंने एक वाइंडिंग को मतलब एक सिंगल फेज वाइंडिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगा दी और इस तरह से वाउंड किया है। वो कौन सी वाइंडिंग है? मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। सी, दिस इज माय ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और ये मेरी कैसी है? मेन वाइंडिंग, ठीक है, एक्चुअल वाइंडिंग जो मेरी थी। अब देखो इसको ढंग से, और दोनों के बीच में एंगल कितना रखा है मैंने? 90 डिग्री। सी दिस, ओके? नाउ ऑब्जर्वर देखो, अब ऑब्जर्वर कहाँ कहाँ है? एम और एम डैश मेरी मेन वाइंडिंग है,
एम और एम डैश मेरी मेन वाइंडिंग है। तो अब उसकी जो एक्सिस होगी, आप राइट हैंड थंब रूल से लगाइए, इसका जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। सही कह रहा हूं? राइट हैंड थंब रूल से देखिए, है ना, क्रॉस और डॉट। तो अगर आप अपने फिंगर्स कर्ल्स करो इस तरह से कि भी इसके अंदर जा रहा है आपके टिप ऑफ फिंगर और इधर से बाहर आ रहे हैं, तो थंब का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये किसकी एक्सिस है? एक्सिस ऑफ एम एम डैश, मेन वाइंडिंग की। अब मुझे बताओ ऑक्सिलरी वाइंडिंग की ये है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की एक्सिस कौन सी हुई? ये नीचे वाली। आप फिर से फिंगर कर्ल करिए, आपका थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ करेगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ओके, नाउ ये तो फिजिकली एंगल आ रहा है, इलेक्ट्रिकली क्या आ रहा है क्या नहीं वो देखेंगे हम बाद में, है ना। चलो, ये तो मैंने आइडियली मैं ही चाहता हूं कि ऐसा अरेंजमेंट हो। ओके, सो ए डैश इज माय ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड एम एम डैश इज माय मेन वाइंडिंग। ओके, अब हम देखते हैं। अब मुझे बताओ, सपोज, अब मुझे बताइए, सपोज मेरी मेन वाइंडिंग थी, है ना। अब दिस इज माय करंट, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो देखो मेन वाइंडिंग ये चल रही है रेड कलर की, रेड कलर की। ओके, दिस इज माय मेन वाइंडिंग का जो करंट है। सिमिलरली ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट कुछ ऐसा है। तो मुझे बताओ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? दिख रहा है क्या आपको इस डायग्राम से? फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री 90 आ रहा है। डिग्री। जब ये जीरो था ये मैक्सिमम था। ओके, चलो तो अब स्टेप बाय स्टेप कंसीडर करते हैं। जब 0 डिग्री, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, यहां पे 0 है, यानी फ्लक्स ड्यू टू मेन वाइंडिंग इज 0। तो ऑब्जर्वर मेन वाइंडिंग के लिए फ्लक्स कहां दिखेगा? यहां बैठा होगा। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? ये 5m/2 और 5m/2, सपोज ये मेरी दो फ्लक्सेस हैं, है ना, दो फ्लक्सेस हैं और दोनों रोटेट कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो मुझे बताओ इन दोनों की कंडीशन कहां पे होंगी जब ये यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे हमें फ्लक्स ड्यू टू मेन वाइंडिंग कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। तो इनका कहां कहां कौन सी पोजीशन पे होंगे ये बताओ? ये वाली जो मैंने बना रखी इस पोजीशन में होंगे, या फिर ये अपोजिट पोजीशन में होंगे, या फिर ये होंगे? कौन सी पोजीशन में होंगे? फर्स्ट पोजीशन ये दोनों एक तरफ, सेकंड पोजीशन ये दोनों अपोजिट तरफ, और थर्ड पोजीशन ये जो दोनों अपोजिट है बट एक ही डायरेक्शन में। बताइए कौन सी सेकंड पोजीशन में? सेकेंड में। वेरी गुड। तभी तो मुझे क्या मिलेगा? रिजल्टेंट फ्लक्स क्या मिलेगा? 0। 0 मिलेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो सी दिस, ये ब्लू कलर का मैं शो इस डायग्राम में शो कर रहा हूं। ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे 5 मैक्स बाय 2, ये मेन वाइंडिंग लिख रखा है मैंने, है ना। और ये नीचे रेड कलर का आपको दिख रहा है 5x/2, दूसरा मेन वाइंडिंग का ही है, बट ये क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, कोई मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, आप कैसे भी मान सकते हो। ओके गुड, ये समझ में आ गया आपको। चलो अब दूसरा केस, अब उसी डायरेक्शन उसी पे ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट क्या है? मैक्सिमम है। तो मुझे फ्लक्स इसकी वजह से क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। कितनी मिलनी चाहिए? 5m। तो दोनों क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो मुझे बताओ अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा है और इसको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव पीक दिख रहा है, पॉजिटिव पीक दिख रहा है। तो इसके लिए फ्लक्स का कौन सा होगा? दिस फर्स्ट पोजीशन, दिस सेकंड पोजीशन, और दिस इज थर्ड पोजीशन। बताओ कौन सी पोजीशन होगी इसके लिए? ये दो फ्लक्सेस मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। पहला पोजीशन में दोनों फ्लक्स एक तरफ है ना, और सेकंड पोजीशन में दोनों फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में, और थर्ड पोजीशन में अपोजिट सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ कौन सी पोजीशन होगी इसके लिए? ऑब्जर्वर वहीं पे है। ऑब्जर्वर कहां बैठा है? ये रहा, ये बेटा ए डैश पे, ये रहा इसके एक्सिस पे। तो ऑब्जर्वर को क्या दिखना चाहिए बताओ? यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स दिखना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन। वेरी गुड। क्यों? 5m। तो अब समझ में आया आपको? तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये छोटी वाली, ये दिस वन, इसको मैं लार्ज करता हूं, सी दिस वन, 5x/2 ऑक्सिलरी, 5x/2 ऑक्सिलरी, दोनों एक डायरेक्शन में है। तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? 5m दिखेगा। दोनों को ऐड कर दो तो ये दिख रहा है मेरे को 5m, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ 90 डिग्री, अब ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, तो मुझे बताओ जो ऑक्सिलरी फ्लक्स है, ऑक्सिलरी फ्लक्स की वजह से जो ऑक्सिलरी करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगी बताओ? 0। तो मुझे बताओ 0 तब होगी, अब रोटेट कर रहे हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ ये 5x कहां चला जाएगा? यहां, ऑक्सिलरी वाला। और ये कहां चला जाएगा? यहां पे। सही कह रहा हूं?
मुझे Yes, बताओ sir. फर्स्ट कंडीशन के अंदर, पहले एक बना लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर जब यहाँ पे 0 था, रिजल्टेंट फ्लक्स पूरे सर्किट का टू फेज का किस डायरेक्शन में था? बताओ किस डायरेक्शन में था? Downward. डाउनवर्ड। मतलब वेरी गुड, चलो बना लिया। फर्स्ट पोजीशन में हमारा पास डाउनवर्ड आया। सेकंड पोजीशन में देखते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे। ओमेगा टी 90 डिग्री पे ऑक्सिलरी फ्लक्स कहां आ गया? यहाँ पे आ गए। सही कह रहा हूँ, yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि जीरो हो जाए। और मेन वाइंडिंग की वजह से, मेन वाइंडिंग की वजह से 90 डिग्री मैक्सिमम होगा, तो ये मेन वाइंडिंग की फ्लक्स थी, ये कहां आ गई? यहाँ आ गई। ये यहाँ आ गई। तो अब मुझे रिजल्टेंट फ्लक्स किस डायरेक्शन में दिखेगा? यहाँ पे, Right. राइट में। अब आगे चलते जाओगे तो वो कुछ देर बाद में मेरे को यहाँ दिखेगा, है ना? कुछ देर बाद में मेरे को यहाँ दिखेगा, फिर कुछ देर बाद में मेरे को यहां दिखेगा। यानी अब मुझे क्या कर रही है? फ्लक्स क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको नॉर्मल ऑपरेशन से, बट मैं ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, किससे एक्सप्लेन की है? डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से। ओके, तो मुझे पता चल गया कि टू फेज अगर इंडक्शन मोटर है तो वो सेल्फ स्टार्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रोटेट कर रही है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 5m। ये मैंने डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से बताया आपको। ओके, दिस वन। सो नेट फ्लक्स एट ओमेगा टी, ये तो बता ही रखा है। और अलग अलग पोजीशन में ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, ये देख लिया मैंने। देखो ये रहा ओमेगा टी 90 डिग्री पे, है ना? ये लिख रखा है मैंने पूरा बकायदा, मेन वाइंडिंग कहां पहुंच गई। ओके, नाउ तो अब समझ में आ गया कि भाई अब मुझे सिर्फ फेज को दो तरीके, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के, या तो फेज को स्प्लिट कर दो या फिर पोल को स्प्लिट कर दो। तो पोल को स्प्लिट कैसे करते हैं वो देखेंगे। पोल का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो जो सप्लाई है उसको कैसे स्प्लिट करते हैं मैंने बता दिया। एक सिंपल ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऐड करनी है मुझे, ठीक है, वाउंड करनी है। अब मुझे बताइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। एक दो केस है। एक तो कोर है, कोर को मैंने वाउंड किया है ना? कोर को मैंने वाउंड किया है, और एक नॉर्मल वाउंड किया है, एयर कोर है। तो दोनों के अंदर किसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा? एक्सएल, जो कि होता है ओमेगा एल। Core. कोर वाला। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेरी फ्लक्स इसी में से लिंक करेंगी, Link है ना? होगा. क्योंकि मैक्सिमम मेरी क्या होंगी? म्यूचुअल फ्लक्सेस होंगी, लीकेज फ्लक्स कम होगी। तो ये समझ में आ रहा है? तो इसका हाई इंडक्टेंस होगा। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया आपको? ये स्लॉट था। अब ढंग से जवाब देना। ओके, रेड कलर की मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, सॉरी मेन वाइंडिंग है, जो कि मैंने अंदर वाउंड किया है ना? अंदर। ओके, और सपोज ब्लैक कलर की मेरी क्या है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, वो ऊपर वाउंड किया है मैंने, है ना? ऊपर वाउंड किया है। तो मुझे बताओ हाई इंडक्टेंस किसका होगा? मेन वाइंडिंग का या ऑक्सिलरी वाइंडिंग का? बताइए। Main. Red मेन वाला. वाइंडिंग का। मेन क्यों? क्योंकि देखो वो आयरन कोर्स ज्यादा से घिरा हुआ है, और इसके पास ज्यादा क्या है? एयर मीडियम है। ओके, Medium. ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो आर बाई एक्स रेशियो है, आई आर बाई एक्स रेशियो है, वो क्या रखते हैं? बहुत ज्यादा रखते हैं, है ना? क्यों? वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है? कंपेयर टू दिस। चलो अब बात करते हैं स्टार्टिंग की। पहला मेथड कौन सा? पहला मेथड बात कर रहा हूं मैं, फेज स्प्लिट। फेज स्प्लिट, ठीक है? फेज स्प्लिट के 4 मेथड है स्टार्टिंग। आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है, ठीक है? पहला मेथड कहते हैं हम रेजिस्टेंस स्टार्ट और स्प्लिट फेज मोटर। उसका नाम है रेजिस्टेंस स्टार्ट और स्प्लिट फेज मोटर। तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज माय मेन वाइंडिंग, और रन वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है? मेन वाइंडिंग और रन वाइंडिंग। तो इसके पैरेलल में मैंने क्या जोड़ दिया? देखो ये रहा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऐड कर दी मैंने। ओके, ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऐड कर दी, और ये मेरा रोटर है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वाइंडिंग में करंट मेरा IM, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट मेरा IA, और दिस इज माय मेन करंट। I इज समेशन ऑफ ऑक्सिलरी एंड दिस। सी दिस वाइंडिंग, इस वाइंडिंग का जो मैं R बाई एक्स रेशियो है वो क्या रख रहा हूं? मैं हाई रख रहा हूं। हाई अपने आप हो रहा है। हाई कैसे हो रहा है? मुझे बताओ, इस वाइंडिंग का, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो एक्स है, रिएक्टेंस है, वो क्या है? कम या ज्यादा? अभी बताया मैंने आपको, एयर कम कोर है. है ना, कम है। तो देखो Yes. ये कम होगा तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा, ज्यादा हो मैं जाएगा. इसका रेजिस्टेंस भी मैं क्या रखता हूं? ज्यादा। कैसे रखूंगा? कंपेयर टू मेन वाइंडिंग, मैं इस वाइंडिंग का जो वायर है ना, उसकी जो मैं एरिया रख रहा हूं वो रख रहा हूं थिन। क्या रख रहा हूं मैं? थिन। थिन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, रो इज इक्वल टू Rho L by A. एल बाई ए। अगर मेरा थिन है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? कम होगा. कम होगा।
और रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस भी ज्यादा रखा है, रिएक्टेंस कम है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा मेरा R/X रेशियो हाई हो जाएगा। सो बाय यूजिंग थिन वायर, है ना, एंड स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स एंड बाय प्लेसिंग इन टॉप पे रखा है मैंने ना ऑफ द स्लॉट, ये इस तरह से किया मैंने, ठीक है। नाउ अब कुछ चीजें मैं आपको बताने हैं, लेट मी सी। नाउ अब यहाँ पे इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को मैं हमेशा नहीं लगाना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ धक्का मतलब परमानेंट धक्का लगाना चाहते हो या फिर एक बार धक्का लगा के छोड़ना चाहते हो, ये बताइए मुझे क्या चाहिए। छोड़ना चाहते हो, बस ठीक है, मैं धक्का लगा के भाई स्टार्टिंग में फोर्स पुश करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, ये परमानेंट नहीं लगा रहा, मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रखा है। ये स्टार्टिंग में क्या रहेगा, क्लोज रहेगा जब मोटर को स्टार्ट करना है, बट ये अपने आप ओपन हो जाएगा कब, इसका इसमें ऐसा मैकेनिज्म है जब इस रोटर की स्पीड 75% हो जाए, है ना। सपोज 1000 आरपीएम इसकी मैक्सिमम स्पीड है और ये 750 आरपीएम पे पहुंच जाएगा, तो ये अपना स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर तो रोटर एक बार चलने लग गई तो विद द हेल्प ऑफ क्रॉसफील्ड थ्योरी ये अपना घूमने लग जाएगा। समझ में आया। तो इस ऑक्सिलरी स्विच, ऑक्सिलरी जो वाइंडिंग को हम परमानेंट नहीं अटैच करते, ठीक है, रेजिस्टेंस स्टार्ट और स्प्लिट फेज मोटर के अंदर, है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। बट इसके साथ ये दिक्कत है कि ये वाइंडिंग है ना 1000 वाट से कम एप्लीकेशन में यूज आती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा आते हैं, कैसे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी बहुत कम है ना, बहुत धीरे धीरे चालू होती है। ये कहाँ कहाँ यूज में आती है, ऑर्डिनरी फैंस के अंदर, है ना, जो आपकी स्प्लिट फेज है, ओके। और नॉर्मली इसका मतलब क्यों, इसके जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम क्यों है वो देखते हैं। चलो लेट मी इरेज दिस। कोई कुछ फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पहले, उसके अंदर हमने देखा था 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्किंग है। जो टॉर्क है यहाँ पे, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू cos फाई। व्हाट इज फाई, पावर फैक्टर। और एक और चीज देखेंगे हम, आपको डेरिवेशन में नहीं जाना, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ IM। IM कौन सा, मेन वाइंडिंग करंट, और IA क्या है मेरा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, इनटू साइन अल्फा। ओके, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू cos फाई एंड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू sin फाई, दोनों सेम है। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर्मेचर सॉरी मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मुझे बताओ आइडियली मेन वाइंडिंग करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट में कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, 90 डिग्री। साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा मुझे, गुड, ठीक है। तो बट वो होता नहीं है, ठीक है ना, जो फेज स्प्लिट में। नाउ नेक्स्ट, cos फाई पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करती है टॉर्क। तो मुझे बताओ ज्यादा टॉर्क चाहिए तो पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यूनिटी, है ना। तो यूनिटी तभी होगा, cos फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर फैक्टर तो 1 ही हो सकता है। तो मुझे बताओ फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू तो 0 डिग्री होनी चाहिए और अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री फॉर आइडियल मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। व्हाट इज फाई, फाई एंगल कौन सा है मुझे बताओ, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, है ना। यहाँ पे कौन सा है वोल्टेज, वोल्टेज कौन सी है, दिस, और करंट कौन सा है मेरा, ये करंट, सी दिस। ओके, तो यहां से हमने दो चीजें लिखी है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू कॉस अल्फा। इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूं, चलो फेजर डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, सर्किट में आप देख चुके हैं, लेट्स ड्रॉ इट। मुझे बताओ, अब आप ही बताओ कि फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। लेट मी ड्रॉ, बोल के, ओके। नाउ इस सर्किट का फेजर डायग्राम बना रहा हूं मैं, है ना। मैं रेफरेंस लूंगा किसी ना किसी चीज को, मैं रेफरेंस ले रहा हूं वोल्टेज को, तो वोल्टेज को मैंने रेफरेंस ले लिया V, सी दिस इज माय V 0 डिग्री पे, ओके। अब मैं बनाना चाहता हूं, दो करंट है मेरे IA और IM। मुझे बताओ दोनों में इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये ध्यान रखना। तो अब मुझे बताइए दोनों कैसे लोड है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव। इंडक्टिव है, वाइंडिंग मेरी इंडक्टिव होता है। तो आप जानते हो इंडक्टिव लोड के अंदर करंट लीड करता है या लैग करता है, लैग करता है। तो मैं सपोज जो मेन वाइंडिंग का करंट है, सॉरी मेन वाइंडिंग के करंट को मैं लैगिंग बना रहा हूं, सपोज यहां बना रहा हूं, ये रहा IM, ओके, दिस इज माय IM, ढंग से देखना, ठीक है, IM बना दिया। अब IA करंट भी क्या होगा, लैगिंग होगा, ओके, लैगिंग होगा, बट वो मैं बनाऊं कहां,
मुझे बताओ इन दोनों में जिसका ज्यादा रिएक्टेंस होगा, है ना, जिसका ज्यादा इंडक्टेंस होगा वो ज्यादा लैग करेगा, सही कह रहा हूं? तो मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा इंडक्टेंस किसका ज्यादा है? अभी बताया मैंने आपको, मेन वाइंडिंग का ज्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम है, तो अब मुझे बताओ करंट कहां बनाऊं मैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यहां बनाऊं, ये IA बनाऊं, या फिर ये IA बनाऊं? कौन सा आएगा बताओ? ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, कौन सा बनना चाहिए? फर्स्ट। वेरी गुड। ये सबके समझ में आ रहा है क्यों बनाया मैंने फर्स्ट पोजीशन पे? क्यों? क्योंकि वो कम इंडक्टिव है, भाई लैग तो करेगा लेकिन कम से करेगा। तो सी दिस, ये मैंने IA बना दिया। अब अल्फा नजर आ रहा है आपको? अल्फा कौन सा एंगल होगा बताओ? ये वाला एंगल। तो इसके अंदर जो हमने पाया स्प्लिट फेज के अंदर रेजिस्टेंस का अल्फा की वैल्यू होती है 25 से 30 डिग्री हो पाती है, और टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है? साइन अल्फा। और साइन थीटा, साइन 30 डिग्री बहुत कम होगा, और मैं अल्फा की वैल्यू कितनी चाहता हूं बताइए? 90 डिग्री आना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं रही, तो इसलिए इसकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी? बहुत कम होगी। दूसरा, रिजल्टेंट करंट भी बनाना चाहता हूं ना, रिजल्टेंट करंट। तो रिजल्टेंट करंट I इज समेशन ऑफ IA एंड IM, तो वो कुछ कहां बनेगा? यहां से बीच में बना दो, दोनों के मिडल में बना दिया मैंने। ये हो गया मेरा I, मेरा करंट। अब मुझे बताओ V और I के बीच का जो एंगल है इसे हम क्या कहते हैं? फाई। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू cos फाई। तो ये एंगल दिख रहा है आपको ज्यादा है, मैं क्या चाहता हूं? इस एंगल को कम होना चाहिए, अल्फा ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो दिस इज द फेजर डायग्राम, सी यहां बना रखा है मैंने। ओके, तो अब इसकी वजह से अल्फा देखो 25 लगभग 30 डिग्री ही मिल पाता है हमें, इसलिए इसकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी? कम होगी। ओके, इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसे मैं बना रहा हूं, देखो, लेट मी रब दिस। अगर आपको याद होगा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा था। ओके, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स था? 3 फेज इंडक्शन मोटर का, क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग टॉर्क थी। अगर अब मैं सपोज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या था यहाँ पे, अगर याद आ रहा है आपको, मैंने बताया था इसको, यहाँ पे अपने ने इक्विवेलेंट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, तो दिख रहा है आपको? ये देखो, ये रहा 0 है, तो मैं इसको ये बना रहा हूँ ये। अगर मैं स्टार्टिंग मेथड ना लगाऊं तो दिस इज दी मेरा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बट मैंने क्या कर दिया? एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा दी, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से क्या आ गया? एक स्टार्टिंग टॉर्क आ गई, है ना। ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से मेरी क्या आ गई? स्टार्टिंग टॉर्क आ गई। तो वो स्टार्टिंग टॉर्क अब मेरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कुछ कहां से चालू होगा? यहां से चालू होगा, कुछ ये चालू हुआ, ये चालू हुआ, चल रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ मशीन जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग बंद कब हो जाएगी? बताइए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेरी बंद कब हो जाएगी? सेंट्रीफ्यूज हट जाएगी जब मेरी जो मशीन की स्पीड है, रोटर की स्पीड 75% पहुंच जाए, तो अपने आप बंद हो जाएगी, और ये क्या करेगा? इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रीन वाला है, दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए किसका? सिंगल फेज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का, स्प्लिट फेज, ओके, या फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर का। तो यहाँ पे देखो ये रहा। अगर मैं मेन वाइंडिंग ही रखता हूं तो ये कैरेक्टरिस्टिक आएगा डॉटेड वाला यहां से, बट मैंने क्या किया? ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से देखो स्टार्टिंग टॉर्क आ गई, कम है लेकिन आ गई ये वाली। तो यहाँ पे मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड है मेरी यहां तक, कब तक? 75% तक। उसके बाद में मेरी क्या है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग कट आउट हो गई, तो ये सिर्फ किस वाइंडिंग पे चलेगी? मेरी मेन वाइंडिंग पे। समझ में आया? ठीक है, दिस इज दी रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर। बट बताओ इसके साथ नुकसान क्या है, इसके साथ दिक्कत क्या है? इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या है मेरा? कम है। ओके, सो वी नीड टू इंप्रूव दैट। चलो, अब आप ही बताइए, मैंने आपको बताया, वो इंप्रूव कैसे कर सकते हो? बताओ, इंप्रूव कैसे कर सकते हो इस इक्वेशन से? बताओ इंप्रूव कैसे कर सकते हो? एंगल इंक्रीज करेंगे, एंगल इंक्रीज करके। मुझे इन दोनों के बीच में एंगल इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसके अंदर ऐसा क्या लगाऊं मैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या लगाऊं कि मेरा इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बढ़ जाए, या फिर ये जो पावर फैक्टर एंगल है वो कम हो जाए? बताओ क्या लगाना चाहिए? ये ज्यादा लैगिंग है तो क्या लगा सकते हैं? लीडिंग के लिए क्या करते हैं हम? कैपेसिटर यूज। वेरी गुड। तो अब जो नेक्स्ट मेथड है जो मेरी मोटर की, वो है कैपेसिटर टाइप मोटर।
ओके कौन सी मोटर है? कैपेसिटर टाइप मोटर। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच सेम है। अब इस मोटर का एडवांटेज क्या है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा, सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग, और कहां कहां यूज आती है? ब्लोअर्स के अंदर, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर 7.5 किलोवाट तक यूज में आ सकती है। ठीक है, तो देखते हैं। और ध्यान रखना, ये जो कैपेसिटेंस जो यूज किया है मैंने, मुझे बताओ इसका रिएक्टेंस क्या है? अब एक चीज बताना, इसको तो मैं मिटा देता हूं, फिर से फेजर डायग्राम बनाना चाहता हूं, है ना। ओके, अब जो कैपेसिटर जो लगाया है मैंने, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या है मैं बताना चाह रहा हूं। ये मेरा एक कैप आपका ये होगा, इसका क्या है, सपोज एक्स एल होगा, और इसका क्या होगा मेरा, एक्स सी होगा। ठीक है, और एक ये रेजिस्टेंस है सपोज, तो मुझे बताओ इसका इंपेडेंस क्या होगा? इंपेडेंस कुछ ऐसा होगा, आर प्लस जे, क्या आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, सही कह रहा हूं, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर अब मुझे बताओ, एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा है, ढंग से सुनना, अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो ओवरऑल इफेक्टिव क्या होगा इसका? कैपेसिटिव इफेक्ट होगा या इंडक्टिव इफेक्ट होगा? इंडक्टिव। इंडक्टिव। और अगर मैं एक्सी बड़ा कर दूं एक्सएल से, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? कैपेसिटी। कैपेसिटिव इफेक्ट। बट चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, जो अपना कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर मैंने क्या किया, एक्स जो ये एक्स सी है इसका, और एक्स एक इसका है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के, कब बड़ा कर दिया मैंने, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स ए। तो मुझे बताओ इन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट का जो इफेक्ट आएगी वो कौन सा आएगा? कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा, वो यहाँ पे मैंने कर रखा है ना। तो देखो, अब इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। चलो अब बताओ मुझे, सबसे पहले मैं रेफरेंस क्या लूंगा? वी लूंगा। ओके, नाउ आई नीड टू ड्रॉ दी मेन वाइंडिंग करंट। मेन वाइंडिंग करंट तो लैगिंग करेगा, ऑब्वियस है, और ज्यादा लैग करेगा, है ना, क्योंकि इसका इंडक्टेंस ज्यादा है। चलो उसको बना लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस। ये बना लिया, ये मेरा बन गया आई एम। ओके, अब आप मुझे बताइए आई ए कहां ड्रॉ करूं? आई ए कहां ड्रॉ करना चाहिए मुझे बताओ? ये ओवरऑल इफेक्ट किसका ज्यादा आ रहा है इसके अंदर? कैपेसिटेंस का। और कैपेसिटेंस में करंट क्या करता है, लीड या लैग? लीड। लीड, तो कहां बनेगा? वी के ऊपर। वेरी गुड, ये बन गया मेरा आई ए। ओके, अब मुझे बताओ ये एंगल हो गया 80 डिग्री के आसपास। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल क्या होता है? साइन अल्फा, सही कह रहा हूं? यस सर। तो अब दूसरा इसका अगर इसका रिजल्टेंट बनाए कौन सा, मेन करंट का, तो मुझे बताओ वो कुछ यहाँ पे आएगा, ये यस सर। आई करंट। तो मुझे बताओ पावर फैक्टर एंगल भी क्या हो गया? कम हो गया। तो cos फाइव भी मेरा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। सी दिस फेजर डायग्राम, ये रहा, यहाँ ड्रॉ कर रखा है मैंने। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बोथ स्प्लिट फेज एंड कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ऑपरेटेड लो, वो बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया ये? हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगी। तो देखो इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखो, अगर सिर्फ मेन वाइंडिंग होती तो मेरा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक यहां से चालू होता, और ये भी क्या करेगा, स्विच अपने आप ओपन हो जाएगा जब मेरी इसकी स्पीड कितनी हो जाए, 75%। ओके, तो देखो मेन वाइंडिंग वाला अगर सिर्फ मेन वाइंडिंग में चलाता सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेकिन अब मैंने क्या किया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी कौन सा, कैपेसिटर स्टार्ट से टॉर्क देखो कितना पहुंच गया, 300 से ऊपर, और यहाँ पे कितना था, लगभग 200 से नीचे था स्टार्टिंग। तो इतना ज्यादा बढ़ गया टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो गई बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, अब ये चला चला मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों वर्क कर रही हैं, और जैसे ही यहाँ पे स्पीड 75% तक पहुंची, ये क्या करेगा, और मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ओपन हो जाएगा, और सारा का सारा करंट किसमें जाएगा, वाइंडिंग पे। तो बस ये यहाँ पे लॉक कर देगा। हाँ बताइए। कैपेसिटर कुछ चार्ज स्टोर भी तो करेगा, हाँ जितनी देर तक, मतलब स्पीड 75% तक जाएगी तो स्टोर करेगा। तो उसको बाद में ओपन कर दिया ना स्विच, बाद में क्या है, कहाँ जाएगा, देगा किसको, कैसे देगा ये? वापस से फिर किसको देगा ये बताओ? मतलब वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को। नहीं, कैसे देगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग को? देके करेगा क्या भाई, पाथ तो क्लोज होना चाहिए, ओपन हो गया, ये ओपन हो वो गया, स्टोर उसी में तो यूज नहीं होगा फिर वो। यूज कैसे होगा मुझे बताओ ना आप? सर्किट की लो के लिए तो क्लोज पाथ होना चाहिए। मुझे बताओ, ये पाथ ऐसा हो गया, ये कैपेसिटर है, अब ये दे ही नहीं पाएगा, ओपन हो गया ना यहाँ से। भाई ओपन तब होगा ये इसको देके घूम के वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस। तो क्लोज पाथ तो है ही नहीं, करंट फ्लो करने के लिए, एनर्जी के लिए क्लोज पाथ तो बना ही नहीं, तो वो तो ओपन कर दिया मैंने, तो उसका मतलब ही नहीं रहा। समझ में आया? ओके यस। ओके, तो कैपेसिटर टाइप। अब मुझे बताओ इन दोनों मोटर के साथ एक दिक्कत है। अब
पावर फैक्टर, ये तो हुआ था स्टार्टिंग में, पावर फैक्टर ये हुआ इसके अंदर बता रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने 75% जो स्विचिंग हुई, ऑक्सिलरी करंट क्या हो गया मुझे बताइए? मिनिमम जीरो हो गया ना, ओपन सर्किट हो गया। तो यस ऑक्सिलरी करंट क्या हो गया? जीरो। तो ऑक्सिलरी करंट अगर जीरो हो गया तो मुझे बताइए ये हट गया। अब जो करंट है आई, वो कहां बनेगा? यहां बनेगा कुछ, या फिर नहीं सॉरी, यहां क्यों बनेगा? ये तो मेन करंट किसके बराबर हो जाएगा? मेन वाइंडिंग टोटल करंट। यस मेन सर वाइंडिंग करंट होगा। तो अब मुझे बताओ फाई एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो पावर फैक्टर क्या हो गया? कम पुअर, है ना? तो अगर पुअर पावर फैक्टर है तो लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, ये हम देख चुके हैं। तो इनका क्या है, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छा नहीं है। ठीक है, बोथ स्प्लिट फेज और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ऑपरेट एट लो पावर फैक्टर दैट इज रनिंग एज कैपेसिटर इज रिमूव्ड व्हेन रनिंग। ये दिक्कत आ गई इनके साथ। तो क्योंकि जब रोटर मतलब मोटर स्टार्ट तो हो गई, बट अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रनिंग पे चल रही है, मोटर घूम रही है, लेकिन सप्लाई से ज्यादा करंट खींच रही है। ज्यादा करंट खींच रही है तो लॉसेस भी क्या होंगे मेरे? ज्यादा होंगे, और आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। पंखा क्या कर रहा है? पंखा घूम तो रहा है, बट वो उतनी स्पीड से घूमने के लिए अब क्या कर रहा है? ज्यादा करंट खींच रहा है। ज्यादा करंट खींचेगा तो आपका बिजली का बिल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पावर फैक्टर क्या करता है? लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं और बिजली का बिल बढ़ा देता है। तो हमें उसको इंप्रूव करना है। हम क्या चाहते हैं? अब मुझे बताओ, अब कैसे बढ़ाओगे? मैं चाहता हूं कि परमानेंट अगर कैपेसिटर लगा के रख दूं, तो परमानेंट कैपेसिटर लगा के रख दूं तो मेरा रनिंग कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा। तो यस सर जो तीसरी मोटर है, that is called capacitor start and capacitor run motor. ओके, उससे पहले सॉरी, उससे नहीं, दूसरी मोटर, सॉरी, कैपेसिटर की दूसरी मोटर है कैपेसिटर रन मोटर, है ना? कैपेसिटर रन मोटर में हम क्या करेंगे? देखो सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है वो मैंने हटा दिया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। बट हमारे पास इसके साथ ये दिक्कत है कि जो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वैल्यू हमको बहुत कम रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? कैपेसिटर की वैल्यू हमें कम रखनी पड़ेगी। कैपेसिटर की वैल्यू कम इसलिए रखना है क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर की वैल्यू आप ज्यादा करोगे तो उसकी साइज क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा। आपके घर के अंदर आपका पंखा चल रहा है, आपको कैपेसिटर दिख रहा है क्या उसके अंदर? नो सर कैपेसिटर देख पा रहे हो? नहीं दिख पा रहे हो ना, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है। अगर मैं उस कैपेसिटर की वैल्यू, वो इन ऑर्डर ऑफ 50 माइक्रोफेराड का है, अगर मैं 100 माइक्रोफेराड का लगा दूंगा ना, तो पता है जो आपका जो कैपेसिटर है उसकी साइज बढ़ जाएगी, और वो लगभग आपके दिखने लग जाएगा, बहुत बड़ा लग जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, जो कैपेसिटर रन मोटर के अंदर बस एक है कि ये जो कैपेसिटर है हम लगा तो रहे हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, बट इसकी वैल्यू क्या है? कम। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे कम है तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी बताइए? कम या ज्यादा? बताओ, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आएगी, कम यस आएगी? सर ओके, बट मेरा कम आई, लेकिन जो पावर फैक्टर है वो इंप्रूव कर गया, है ना? तो ये सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूज्ड इन योर सीलिंग फैन। जो सीलिंग फैन के अंदर जो इंडक्शन मोटर लगी होती है वो कौन सी होती है? कैपेसिटर रन। वहां पे परमानेंट कैपेसिटर लगा के रखते हैं ताकि आपका बिजली का बिल नहीं लगा ज्यादा है ना? आप ये तो सोचते हो, एक तो एसी चला रहे हो, ठीक है, और एक पंखा चला रहे हो। पंखा में तो पूरा दिन अगर आप चलाओगे तो मुश्किल से 1 यूनिट खर्च करेगा, और एसी अगर आप पूरे दिन चलाओगे तो 10 यूनिट खर्च करेगा, है ना? वो क्यों 1 यूनिट आ रहा है पंखे से? क्यों? क्योंकि आपका कैपेसिटर की वैल्यू बहुत कम लगी हुई है, उसके अंदर पावर फैक्टर उसका लगा हुआ है, और पावर फैक्टर को उसने क्या कर दिया? इंप्रूव कर दिया। बस उसके साथ ये दिक्कत है, उसकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी? वो चालू तो होगा। मुझे बताओ, कम पंखा होगा जैसे आपने चालू किया तो तुरंत अपनी स्पीड पकड़ लेता है? धीरे धीरे पकड़ता है? धीरे धीरे धीरे। धीरे धीरे धीरे। इसलिए देखो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर सीलिंग फैन। ओके, बस मैंने पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए परमानेंट कैपेसिटर लगा दिया। तो ये सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूज्ड इन योर सीलिंग फैन, और वेयर साइलेंस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, दूसरा एक और दिक्कत है, अगर आपने हाई कैपेसिटर लगा दिया ना, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करेगा अब तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ज्यादा करेगा, तो इसमें नॉइज आती है, हमिंग नॉइज आती है। तो आपका अगर ध्यान रखना, अगर पंखा नॉइज कर रहा है ना, इसका मतलब आपका कैपेसिटर खराब हो गया है। ओके, तो बहुत साइलेंटली वर्क कर रहा है आपका पंखा, है ना? तो दिस मोटर हैज लो नॉइज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी हम कम रखते हैं। पावर फैक्टर रिमेन्स गुड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर ऑलवेज। हमेशा कैपेसिटर लगा रहता है, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इट हैज बैड स्टार्टिंग टॉर्क। बस कहां पे यूज होता है? फैन और वाटर पंप के अंदर। ओके,
नाउ तीसरा केस, अब आपको कहा कि नहीं मेरे को तो यार ऐसी मेरे पास एप्लीकेशन है कि मुझे पावर फैक्टर भी अच्छा चाहिए और स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा चाहिए। ओके, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें एक केस है, आप ये तो पावर फैक्टर अगर अच्छा चाहिए तो आपको कैपेसिटर तो क्या करना पड़ेगा, लगा के ही रखना लगाएगा। पड़ेगा। तो अब मुझे स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो उसके मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा दूंगा, एक हाई कैपेसिटर, और उसको मैं किससे जोड़ दूंगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो तीसरा केस जो अपना बना वो कौन सा बना, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे देखो C2 की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, 300 माइक्रोफेराड, और C1 की वैल्यू कितनी रखी है, 40 माइक्रोफेराड। तो अब जो मेरा मोटर स्टार्ट होगी तब क्या होगी, ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं और हाइट स्टार्टिंग टॉर्क होगी क्योंकि ज्यादा कैपेसिटिव इफेक्ट होगी। तो देखो सी दिस, अब मुझे इसका रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कितना था, बहुत कम था। अब बिकॉज ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट एंड पावर फैक्टर तो अच्छा हो गया, तो मेरी टॉर्क भी ज्यादा हो गई। सी दिस, और 75% पे मेरी मेन वाइंडिंग को इसने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये रन कैपेसिटर का डायग्राम है ना, ये जीरो ना के यहाँ से चालू होगा थोड़ा। ओके, तो दिस आर दी बेसिकली पोल, आपका फेज स्प्लिट इंडक्शन मोटर है, हमने यहाँ पे फेज को स्प्लिट किया है। ओके, समझ में आया कौन कौन सा, पहला तो रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर, फिर कैपेसिटर में तीन टाइप के हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है, स्टार्ट करके छोड़ देता है, हट जाता है। दूसरा कैपेसिटर रन मोटर जो हमेशा परमानेंट लगा रहता है। तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, और टू वैल्यू कैपेसिटर। ओके, दिस 75% पे जो ये वाला कैपेसिटर हट जाएगा बस, बट स्टार्टिंग टॉर्क इसने ज्यादा दे दी। ओके, समझ में आया। नाउ जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड मैंने क्या कहा था आपको, ये तो फेज स्प्लिट था, दूसरा मैंने मेथड बताया था पोल स्प्लिट। पोल स्प्लिट में मतलब जो फ्लक्स आ रही है ना, फ्लक्स को ही मैंने क्या कर दिया, आपके ब्रेक कर दिया या फिर मूव मूव कराने लग गया फ्लक्स। अभी देखो इस वाले केस के अंदर फेज स्प्लिट में समझ में आ गया, मैंने फेजेस को स्प्लिट किया है। अब मुझे बताओ फ्लक्स, ये फ्लक्स फिक्स है, मूव नहीं कर रही ना, अगर मैं इस फ्लक्स को थोड़ा सा मूव करा दूं, पूरा तो नहीं है ना, थोड़ा सा ऐसे मूव करा दूं, तो किस डायरेक्शन में धक्का लगा, इस डायरेक्शन में थोड़ा। ये फ्लक्स अभी कैसे चल के आ रही है, ढंग से देखना एक बार, लेट मी एनलार्ज दिस। अब देखना फ्लक्स आ रही है, मेरी फ्लक्स की लाइंस ये आ रही है। ओके, तो अब क्या है, इन इन दोनों के लिए फ्लक्स की लाइन ऐसे आ रही है, तो ये तो ना इधर घूमेगा ना उधर घूमेगा। बट अगर मैंने फ्लक्स की लाइन कुछ ऐसे कर दी आपके लिए, इंक्लाइन। इंक्लाइन कर दी, वेरी गुड, ऐसे इस तरफ या इस डायरेक्शन में थोड़ा सा, और इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ थोड़ा सा इस डायरेक्शन में किया तो रोटर को धक्का लगेगा थोड़ा सा, तो यस। लगेगा नहीं लगेगा। तो अगर इसका इनर्शिया ये बहुत छोटा रोटर हो, बहुत छोटा मतलब आपका जो लैपटॉप देखा, लैपटॉप के अंदर पंखा चलता कि नहीं चलता ठंडा करने के लिए उसके, सुना होगा आपने, तो वहां पे वो बहुत कम इनर्शिया है। अगर मैं इस फ्लक्स को थोड़ा सा भी साइड में मूव कराने में भाई सक्षम रहा, तो क्या रोटर एक डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा थोड़ा सा, फिर वो अपने यस आप सर। क्रॉस फील्ड थ्योरी से घूमने लग जाएगा। तो ये करना है मुझे, तो वो कैसे होगा, वो कौन सी मोटर होती है, वो होती है अपनी लास्ट मोटर, दैट इज शेडेड पोल मोटर। ठीक है, हाईली रोबस्ट, वेरी स्मॉल, कितनी 50 वॉट की, किलोवाट भी नहीं 50 वॉट। तो ये जो टेक्निक हम करते हैं इसको कहते हैं हम स्प्लिट पोल टेक्निक। स्प्लिट फेज नहीं, फेज वाली तो हमारी ये थी सारी, स्प्लिट पोल मतलब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ही थोड़ा आगे पीछे किया है। ठीक है, बट इसके साथ क्या दिक्कत है, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोजेक्टेड पोल्स। अभी तक आपने क्या किया है, वाइंडिंग जो करी थी, मुझे बताओ वाइंडिंग करी थी वो आपने क्या की थी, स्लॉट के अंदर करी थी। ओके, ऐसा कुछ थी वाइंडिंग, ऐसे है ना, ऐसे। ओके, ऐसे स्लॉट्स थे, ठीक है, गोल गोल। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मेरा जो पूरा स्टेटर है वो पूरा स्मूथ है, बस अब यहाँ पे मैंने दो बाहर निकाल दिए, प्रोजेक्टेड पोल्स निकाल दिए ऐसे, और अब मैं जो वाइंडिंग वाउंड करूंगा वो इन पे करूंगा वाउंड, ऐसे करके। सी दिस डायग्राम, ठीक है ना। शेडेड पोल के अंदर जो सिंगल फेज सप्लाई है, देखो सिंगल फेज सप्लाई है, स्टेटर, स्टेटर के अंदर स्लॉट्स नजर नहीं आ रहे, मैंने प्रोजेक्टेड पोल्स लिए, प्रोजेक्टेड मतलब जो मेरे ये पोल्स है वो बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो ये तरीका हुआ। अब मैंने इसको वाउंड किया, सी दिस, ढंग से देखो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, वाउंड किया है। अब आपको दिख रहा है ये पोल शू होता है, पोल शू को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया यहाँ पे, सी दिस, इसमें बताता हूं मैं आपको, एक सेकेंड। ओके, नो, ये एक तो पोल शू ये है,
ओके, और एक दूसरा ये है, समझ में आया? यहां पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया और यहां पे मैंने क्या किया है, जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग को मैंने इस पे ऊपर वाउंड किया है यहां पे ऐसे। ओके, अब ये जो आपको दिख रहा है ब्रेकेज, यहां पे मैंने एक अलग से वाइंडिंग को वाउंड किया है, उसको हम कहते हैं शेडिंग कॉइल, है ना, अलग से, इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, इस वायर के साथ जुड़ी हुई नहीं है, सप्लाई के साथ अलग से वाउंड किया है, इसे हम कहते हैं शेडेड कॉइल। तो वही दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो एक है ना, सेंटर पॉइंट मेरा यहाँ पे है पोल का, बट इसको मैंने साइड में किया है। सिमिलरली नीचे वाले में, नीचे वाले पोल शू के अंदर मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब मैंने वाउंड किया है सपोज। अब मुझे बताइए, आपने सिंगल फेज सप्लाई दी, ढंग से देखना, सपोज अभी मैंने ये वाउंड नहीं किया है ना, लेट मी ड्रॉ हियर फर्स्ट, यहाँ पे आपको ढंग से समझाऊंगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको बुक में से समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई चीज नहीं समझ में आए तो मेरे से यहाँ पूछ लेना एक बार। ये मैं स्टेटर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके नाउ, और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टेड पोल्स ड्रॉ किए हैं, है ना, शेडिंग कॉइल नहीं लगाई है मैंने अभी, एक बार विदाउट शेडिंग कॉइल की बात कर रहे हैं, और रेड कलर से मैं वाइंडिंग को वाउंड कर रहा हूं, ये यहां से, ओके, और ये इस पे गया और ये वाउंड करके यहाँ पे आ गया, ये प्लस और ये माइनस, यही नजर आ रहा है आपको, ठीक है। सपोज इसको इस तरह से वाउंड किया कि मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ओके, और इसके अंदर भी आपके सॉरी है ना ऐसा है। तो अब मुझे बताओ राइट हैंड थंब रूल से फ्लक्स का डायरेक्शन कहां होगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे। देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, है ना, आप देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इसके अंदर सेम डायरेक्शन है, तो कहां होना चाहिए, ये वाला डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, सब बताइए, सही कह रहा हूं? कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी मुझे बताओ, जो फ्लक्स का जो शेप है वो हर पोल टिप से बराबर आ रहा है, इनकी डेंसिटी क्या है, बराबर है, फिक्स। तो ये मेरा क्या बन गया, नॉर्थ पोल, और ये क्या बन गया, साउथ पोल, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक शेडिंग कॉइल लगा दी, अब ये वाला फिगर कंसीडर करो, है ना, ये वाली शेडिंग कॉइल है मेरी, सी दिस, है ना, ये आपस में शॉर्ट सर्किट है और ये बनी हुई है, ओके नाउ ये कॉइल है और फ्लक्स नीचे जा रही है, इसके साथ लिंक करेगी, है ना, फ्लक्स साइनसोइडल है और इसके साथ लिंक करेगी, तो बताओ इस कॉइल के अंदर क्या होगा, बताइए, एक करंट के जनरेट होगा, एक कॉइल इज व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। अब मुझे बताओ इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट, एक तो राइट डायरेक्शन है और एक लेफ्ट डायरेक्शन है, इसमें पहले बताओ कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फ्लो होगा, किसको गवर्न करेगा, लेंज लॉ को, सही कह रहा हूं, लेंज लॉ, और लेंज लॉ क्या करता है, लेंज लॉ क्या कहता है, इट अपोजेस इट्स कॉज, तो इसमें जो करंट पैदा हुआ है इसको किसने जनरेट किया है, इस फ्लक्स ने, सही है, सही कह रहा हूं मैं, इस फ्लक्स ने जनरेट किया जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मुझे बताओ इसके अंदर करंट कैसा पैदा होगा, कि ऐसा जनरेट होगा जो कि इस फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो मुझे बताओ राइट हैंड थंब रूल लगा के देखिए, अपवर्ड रखेगा, तो करंट का डायरेक्शन कैसा आना चाहिए, राइट साइड, सही कह रहा हूं मैं, राइट राइट, है ना, सही कह रहा हूं मैं। और अब नीचे में देखिए, यहां पे फ्लक्स ऐसे आ रही है ना, तो इसमें भी राइट साइड करेगा, ताकि इसकी वजह से जो फ्लक्स जो जनरेट होगी वो कहां आनी चाहिए, ऊपर की तरफ, इसको कम करेगा, अपवर्ड जाना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। इसमें करंट, ये शेडिंग कॉइल है, शेडिंग कॉइल और शेडेड रिंग और शेडेड बैंड, सारे चीज एक ही है, और जो रोटर यूज किया मैंने यहाँ पे स्क्वायरल केज किया है, ठीक है। अब इसकी वजह से जो फ्लक्स का डायरेक्शन है ना, वो फ्लक्स का डायरेक्शन कहां कैसे फ्लो करने लग जाती है, अनशेडेड टू शेडेड पोल, कैसे वो देखेंगे, मुझे बताओ शेडेड रीजन कौन सा है इसके अंदर, इसके अंदर शेडेड, अनशेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला, दिस इज माय अनशेडेड, और ये वाला रीजन कौन सा है, शेडेड। मैं क्या कह रहा हूं, इट्स डायरेक्शन, फ्लक्स डायरेक्शन मूव्स फ्रॉम अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल, कैसे वो देखते हैं अभी, है ना, शेडेड पोल कैसे चली जाती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन शेडिंग कॉइल टू अपोज द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो पहले वो डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स कैसी थी मेरी, सिंगल फेज है, सिंगल फेज में कैसी जनरेट होती है, साइनोसॉइडल और पल्सेटिंग, तो सी दिस, ओके।
तो मैं 3 केस कंसिडर कर रहा हूं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। मुझे बताओ शेडेड कॉइल के अंदर करंट ऐसे फ्लो करेगा जो कि जो जो अपोज करेगा उसके कोज को, ठीक है ना, पोज कर दे। है ना। अगर मुझे बताओ अगर फ्लक्स इसमें बढ़ रही होगी, फ्लक्स मुझे बताओ फ्लक्स अगर इसके अंदर बढ़ रही होगी तो शेडिंग कॉइल क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, ओके। और बट अगर फ्लक्स मेरी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये फ्लक्स इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इसको फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे। बताइए फर्स्ट पोजीशन पे फ्लक्स क्या कर रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज कर रही है। तो मुझे बताओ शेडिंग कॉइल के अंदर करंट कैसा फ्लो करना चाहेगा, इसको इंक्रीज कराएगा या डिक्रीज करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। सो डी फाई बाई डी टी इज इंक्रीजेस, इट्स अपोज बाय शेडेड कॉइल, सो इट विल फ्लो करंट एज शोन। ये वाला देखो, देखो फ्लक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। पहले अगर सपोज शेडिंग कॉइल नहीं थी तो बराबर होती फ्लक्स सब जगह, ठीक है। बट अब इसके अंदर करंट, शेडिंग कॉइल के अंदर करंट ऐसे फ्लो करेगा, राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, इस शेडिंग कॉइल की वजह से करंट फ्लक्स का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। और डाउनवर्ड क्या था, किसका डायरेक्शन था, मेन फ्लक्स का। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे फ्लक्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो गई। और ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे। तो अभी मुझे बताओ फर्स्ट इंस्टेंट पे फ्लक्स की डेंसिटी है अनशेडेड रीजन में, कहां पे है, अनशेडेड रीजन में। तो दूसरा केस देखते हैं, दूसरा इंस्टेंट, यहाँ पे फ्लक्स क्या है मेरी, मैक्सिमम कांस्टेंट है, यस सही है, फ्लक्स कांस्टेंट है। तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो। तो शेडेड कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट है ना बढ़ रही है ना घट रही है। इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो मुझे बताओ जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, बराबर होगा, सही कह रहा हूं, इक्वल होगा। फर्स्ट इंस्टेंट पे यहाँ पे कम थी फ्लक्स, ध्यान रखना, और यहाँ ज्यादा थी। सेकंड फ्लक्स पे दोनों बराबर हो गई। थर्ड इंस्टेंट मुझे बताओ यहाँ पे फ्लक्स क्या कर रही है, डी फाई बाई डी टी क्या कर रही है, डिक्रीज। तो मुझे बताओ इसके अंदर करंट कैसा फ्लो करना चाहिए, ये इस फ्लक्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अपोजिट हो जाएगा। तो देखो सी दिस इंस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे एक तो मेन फ्लक्स तो थी साथ में शेडिंग फ्लक्स भी आ गई, तो फ्लक्स की डेंसिटी कहाँ ज्यादा हो गई, इस वाले में, राइट शेडेड वाले में। तो मुझे बताओ फर्स्ट इंस्टेंट में फ्लक्स की डेंसिटी कहाँ ज्यादा थी, अनशेडेड में, और लास्ट में जब हम पहुंचे तो कहाँ चली गई, शेडेड में। तो इसलिए तो मैंने आपको कहा था फ्लक्स मूव्स फ्रॉम अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। देखा आपने, इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी, तो इस डायरेक्शन में मूव करने लग गई तो रोटर भी क्या करेगा, एक बार धक्का लग गया उसको एक बार थोड़ा सा, तो अब रोटर क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। बहुत इनर्शिया बहुत छोटा है तो मूव करने लग गया, बट इसकी टॉर्क क्या होगी, बहुत कम होगी। सो सी दिस इज द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए शेडेड पोल। कहां यूज में आती है ये, कूलिंग फैंस इन लैपटॉप, हेयर ड्रायर, यहां पे, ओके। सो दिस इज योर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स थी। तो एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, आपको पूछ लेगा एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग मेथड, तो आपको ये पूरे बताने हैं। वो एक भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, या फिर एक्सप्लेन शेडेड पोल मोटर, है ना। और ये सारी मोटर्स को, है ना, ये सारी मोटर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल किलोवाट का मतलब, देखो कितनी मोटर है, 1 किलोवाट थी, है ना, 750 वॉट थी, ठीक है, 7.5 किलोवाट थी, है ना। तो ये किलोवाट का फ्रैक्शन है, इसलिए इनको फ्रैक्शनल किलोवाट भी बोलते हैं। बट ये सारी की सारी कौन सी मोटर है, ये मोटर है इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ऐसे फ्रिक्शन किलोवाट मोटर के अंदर है ना सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी आती है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टेपर मोटर, है ना स्टेपर सिंक्रोनस मोटर जो आपकी वॉच के अंदर लगी हुई है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। सिंगल फेज तो है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सारे मेथड्स को टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में, तो देखो सबसे कम वाला कौन सा आना चाहिए, ग्रीन वाला दिख रहा है ना आपको, कौन सा आना चाहिए, शेडेड पोल। सबसे कम उसी का होगा, है ना, क्योंकि भाई फ्लक्स थोड़ी सी मूव करे, थोड़ा सा धक्का लगता है। दूसरा, उसके बाद में टॉर्क ज्यादा किसकी होगी, स्प्लिट फेज की। देखो स्प्लिट फेज की टॉर्क बड़ी। फिर ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है, मुझे बताओ, ये वाला, ये स्विचिंग वाला किसको शो कर रहा है सर, जहां पर मेन करंट, वेरी गुड, वहां पे जहां पे हमने स्विचिंग की, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट गया,
हट गया था। ओपन हो गया मतलब, है ना। ठीक है, फिर ये तो हुआ कैपेसिटर स्प्लिट फेज की, और कैपेसिटर स्टार्ट के में टॉर्क और ज्यादा आ जाती है, सी दिस। और लास्ट वाला कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन। तो सबसे ज्यादा एक अगर कंपैरिजन आए तो आप ये भी बना सकते हो। ओके, तो आपका फोर्थ यूनिट खत्म हो चुका है। ओके, इतना ही था फोर्थ यूनिट, बस सिंपल। ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर आपके कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।